हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, डेली क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास रेगुलर ले रही हूँ, ठीक है। आप सब पंचुअलिटी के साथ आइए, क्लास को अटेंड करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी शाइन डेट क्लास साथ बने हुए हैं। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन करिए और पीडीएफ को आसानी से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर हिंदी देखने चल रहे हैं, ठीक है। हिंदी मैंने 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपको कवर करा दिया, तीसरा ही हमारा चल रहा है। 2 हमने करवा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। जो भी चीज़ें हैं बेसिक है। अब जितने भी पोर्शन हमारे बचे हुए हैं वो सब ग्रामर है, ठीक है। हिंदी ग्रामर हमें यहाँ पर पूरा कंप्लीट पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेट सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल अभी आप पेट देने ही वाले हैं, तो पेट के बेसिस पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मल्टीपल जगह से आपको यूज़फुल हो जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी शानी डेट क्लास साथ बने हुए, लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक सभी लोग देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विराम चिन्ह, ठीक है। मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में पूरा बताया था। विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं वो सब भी मैंने आपको इससे पहले जो क्लास ली थी सब कुछ डिफाइन कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो यहाँ पे पढ़ाने चल रही हूँ, बताने चल रही हूँ, वो है अलग अलग जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में ब्रीफ में जानेंगे, क्योंकि प्रश्न आता है तो ध्यान से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला विराम चिन्ह है जो है वो है पूर्ण विराम, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आपको जो है इंग्लिश की कल शाम को ही क्लास लगभग परसों नरसों में ली थी, कल ही ली थी। तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर पोर्शन लगभग जो है ग्रामर का दोनों सेक्शन सेम है। बस आपको जो है कोई भी चीज़ अगर पढ़नी है तो हिंदी में पढ़ना है तो कंठस्थ करते हुए चलिए, या ग्रामर पोर्शन इंग्लिश का पढ़ना है तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आप उस चीज़ को ध्यान दे लीजिए, तो आपको दोनों जगह यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण विराम के बारे में क्या है जानते हैं, ये इसका चिन्ह ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग साधारण वाक्य जो एक सिंपल सेंटेंस है इंग्लिश में, या साधारण वाक्य जो बात कही जाती है, राम गया, राम खाना खा रहा है, तो एक सिंपल सा सेंटेंस है। एक साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये भी यहाँ पर पता चल रहा है। तो वाक्यों कितने प्रकार होते हैं? 3। ये आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाएगा, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, ठीक है। 3 प्रकार के वाक्य हैं, वो और भी टाइप होते हैं, विधि निषेध वो सब बताऊंगी बाद में, लेकिन जो मुख्य है वो ये 3 होते हैं, साधारण, मिश्रित और संयुक्त, ठीक है। तो इनका जब समाप्ति होता है, जब ऐसे वाक्य लिखा है कि राम जा रहा है, राम खाना खा रहा है, एक साधारण वाक्य है। जब ये वाक्य पूरा हो गया तो लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, जिसको हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम के बारे में ही इतनी बात लिखी और लास्ट में देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है कि नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण विराम को लगाया गया, इसका मतलब ये है ये वाक्य यहीं पर, ये सेंटेंस यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है या आपको नहीं पता है, पता है सब कुछ। बस अपने तरीके से आपको आंसर राइट करना, उचित तरीके से प्रश्न आएगा, डेफिनेशन भी आएगी, एग्जांपल्स भी आएंगे, या तो आपको सिंबल्स दे देगा तो पूछ लेगा बहुत अलग अलग तरीके से, ठीक है। देयर आर सो मेनी नेटिव फॉर्म्स टू आस्क द क्वेश्चंस। बात को ध्यान से सोचिएगा कैसे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और क्या आपको एक सिंपल सा आंसर राइट करना है। वैसे भी आप जानते हैं एक पेपर दे लिए, समय बहुत कम रहता है। अब आते ही देखते हैं यहाँ पर क्या है। हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते। जब हम कोई बात बोल रहे हैं, मैं कोई बात बोल रही हूँ या आप कोई बात बोल रहे हैं या कोई लिख रहा है, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो जब आपका वाक्य खत्म होता है तो आप इन विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है पूर्ण विराम, ठीक है। इसी प्रकार लिखते वाक्य को खत्म, कोई वाक्य आपने लिखा है तो वो जब खत्म होता है तब आप वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग हम बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है पूर्ण विराम का प्रयोग कभी भी प्रश्नवाचक जो शब्द वाक्य रहेगा या जो है विस्मयादिबोधक वाक्य रहेगा, उनके एंड में, उनके समाप्ति पे, उनके खत्म होने पर नहीं प्रयोग होगा। बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। तो 2 जगह नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, विकास खाना खाता है, एक साधारण सा वाक्य कहा गया और जब समाप्त हुआ हमने यहाँ पर जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया। साधारण वाक्य है, विकास खाना खाता है, राम खाना खाता है, मीना खाना खाती है, पूजा खाना खाती है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस को, वाक्य को लिख के उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक चाय बना रहा है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक चाय बना रहा है। संयुक्त वाक्य, कभी कभी संयुक्त वाक्य दिया रहता है तो ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे और लिखा हो, एवं लिखा हो तभी आप मानेंगे संयुक्त वाक्य, नहीं। कॉमा यहाँ पे लगा है और 2 वाक्य, 2 अलग अलग, ये क्लॉज के बारे में मैंने आपको ग्रामर में बताया था ना, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि ये 2 अलग अलग बातें हैं। रवि पुस्तक पढ़ रहा है और विवेक चाय बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 उपवाक्यों को यहाँ पे एक में करके लिखा गया है, यहाँ पे और लिखा होता तो आप सोचते कि
कि और नहीं लिखा है तब आप मान रहे हैं कि संयुक्त लिखा होता तो पक्का होता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे आपको मैं बताऊँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया कभी कभी ऐसी होती है कि उसमें नहीं दिखता है कि यहाँ पे अकर्मक है या सकर्मक है, लेकिन उसके अंदर निहित रहती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे और नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये संयुक्त नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य जब आपका ये समाप्त हो गया कि रवि पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक चाय बना रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में क्या फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ, यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आप बोल सकते हैं गजल खेलती है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि गजल खेलती है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं अपने तरीके से। फिर ऐसे एक और दिया हुआ है, क्योंकि 3 वाक्यों की बात मैंने ऊपर बताई है, तो 3 रिलेटेड आपको वाक्य मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। यहाँ पे आप पहले देखिए पूर्ण विराम लग रहा है। ये मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य को पहचानने की क्रिया को पहचान लीजिए, क्योंकि टेट, सुपर टेट, सी टेट तीनों में भर भर के क्वेश्चन आते हैं पहचानने के। और पहचानने का ट्रिक आपको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि जो संयुक्त वाक्य होंगे वहाँ पे कॉमा होगा, या तो और होगा, या तो एवं होगा, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी मिश्रित वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य में 2 वाक्य को मिला के मिश्रित वाक्य बनता है, लेकिन दोनों एक का अर्थ पूरा ही नहीं निकलेगा। अगर आपने दोनों को नहीं यूज़ किया है या प्रयोग नहीं किया गया है तो आपको एक कंप्लीट अर्थ ही नहीं, जब तक आपको कंप्लीट अर्थ नहीं मिलता तब तक आप मान लीजिएगा कि एक मिश्रित वाक्य नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पे है, और एक बात यहाँ पे चूंकि, किंतु, परंतु, यदि, यदि ऐसे बहुत सारे जो है शब्दों का इस्तेमाल, जैसे यहाँ पे यदि है, तो यदि से अगर स्टार्टिंग रहे कोई सेंटेंस की, वाक्य की कोई बात, आप चिन्हित कर लीजिएगा कि वहाँ पे मिश्रित वाक्य का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यदि तुम भी मेहनत करोगे। अब यदि तुम भी मेहनत करोगे सिर्फ इतना ही लिखा हो तो आप क्या सोचेंगे, यदि आए फिर यहाँ पे तो आए, ये बात यहाँ पर कही गई, लेकिन जब लास्ट वाली ये बात कही गई तभी तो ये वाक्य पूरा कंप्लीट हुआ और समझ में आया। अब यदि तुम मेहनत करोगे, पता नहीं कहाँ पे हो, किस फील्ड के लिए हो, किस स्तर के लिए प्रयोग किया जाए, समझ में आई बात। क्लियर हुआ टॉपिक कि आप मिश्रित वाक्य को कैसे पहचानेंगे और संयुक्त को कैसे पहचानेंगे। पहचान ध्यान रखिएगा, हिंदी ग्रामर में ऐसे संज्ञा किसे कहते नहीं आएगा। संज्ञा के प्रकार मान लीजिए, हो सकता है कि 5 आपको संख्या में पूछ ले, लेकिन उसमें जो सेंटेंस होते हैं लिखने को, जो उदाहरण होते हैं वो लिखने को आएगा, पहचानने को आएगा। यहाँ पे पहचानने की वो शब्द बताइए, मिश्रित वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को बताइए, संयुक्त वाक्य कहाँ पे जुड़ा हुआ है वो बताइए। आपको ऐसे प्रश्न आएंगे, इतना ऊपर ऊपर का जो होता है वो नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट को, कैसे आपको हिंदी ग्रामर में प्रश्न आएगा। हिंदी ग्रामर में भी ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अभी भी कि संज्ञा से ही पूछ लेगा। आप क्या, मैं खुद भी इतनी बार पढ़ती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, लेकिन आज भी है कि संज्ञा से बहुत सारे ऐसे प्रश्न राइज हो जाएंगे जो मैं आज भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग से स्लिप कर जाती है, हमें से ऊपर ऊपर का याद रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो ग्रामर को पढ़ना बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, कैसे प्रश्न आएंगे, जितना मुझे आता है जो आइडिया वो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वाक्य की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, पूर्ण विराम। क्लियर हुआ, ध्यान से देखते हुए हर एक चीज़ को समझेंगे हम, ठीक है। आइए, अल्प विराम, यानी कि यहाँ पे कॉमा लग रहा है, इंग्लिश में कॉमा, हिंदी में अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, शायद आया भी, ये पेपर करवाऊंगी दिखाऊंगी। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि अल्प का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आपको बताना होगा थोड़ी देर, ठीक है। भाषा के लिखित रूप में बात को कहने के लिए, बात को अच्छी तरह से समझने के लिए वाक्य में कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है। इसी थोड़े समय के ठहराव को संकेत चिन्ह के रूप में लिखने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया उसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर हुई बात कि कभी कभी हम अपनी बात को, अपने वाक्य को सहजता के साथ सही तरीके से एकदम व्यवस्थित रूप में अगर कहना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, संबोधित करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो हमको वहाँ पे जब कभी अपनी उसमें एकदम निखार लाने के थोड़ी थोड़ी जगह पर रुकना होगा, बताना होगा, इंडिकेट करना होगा। तो वहाँ पे जिस ठहराव के लिए हम रुकते हैं, उस ठहराव पे जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो होता है अल्प विराम। क्लियर हुआ, अल्प मतलब होता है थोड़ी थोड़ी, तो अल्प विराम का मतलब थोड़ी देर रुकना। अल्प विराम का अर्थ याद रखिएगा, अपने तरीके से परिभाषा बना कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यही परिभाषा लिखनी है। क्लियर हुआ, अल्प विराम के बारे में बहुत सारे प्रश्न देखने को भी मिलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, आइए जानते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, 1 से अधिक पदों के बाद, 1 से अधिक, जो मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर, तो वहाँ पे पद का मतलब होता है इंग्लिश में टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पद है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1 से अधिक जब पद होते हैं तो वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, यानी कि चाय, बिस्किट, नमकीन, शक्कर लेते आना। आप बाजार गए तो आपकी मॉम ने कहा आपसे कि बाजार जा रहे हो तो आम, अचार, दाल, चीनी, बिस्किट, नमकीन
तो आप कॉमा पे कॉमा लगाते जाएंगे, वही आप यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कई यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये टर्म याद रखना कि एक से अधिक पदों के बीच में हम जब एक से अधिक पद रहते हैं तो वहाँ पे हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो आपको कई सारे प्रश्न आएंगे, जैसे आपको आ जाएगा कि होता है ना कि अल्पविराम के बारे में 4 कथन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा इसमें सत्य है या इसमें तो कौन सा गलत है, तब आपको ये बात दिमाग में लगनी होगी कि हम एक पद वाले दो एक से ज़्यादा पद रहते हैं तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं, और भी जगह जगह प्रयोग। तो ये जो एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे समझेंगे, आपको अल्पविराम कहाँ प्रयोग होता है ये तो पता रहेगा, लेकिन और कहाँ कहाँ किस किस जगह पे प्रयोग होता है तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी। प्रश्न आपको ऐसे ही अराइज होगा। ठीक है, या आपको सेंटेंस दे देगा, आपको बोलेगा कि शुद्ध विराम चिन्ह का जिसमें प्रयोग हुआ है, या वाक्य में जिसमें ऐसा वाक्य चूज करिए जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को लिखा गया है, ऐसे आपको देगा। इन्वर्टेड कॉमा लगा देगा, कॉमा लगा देगा, कहीं पे जो है फुल स्टॉप लगा देगा, तमाम चीज़ें ऐसे लगा के चिन्ह का प्रयोग करके आपको 4 ऑप्शन देगा, एक ही चारों सेंटेंस लिखे रहेंगे, आपको आइडिया भी होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो वैसे प्रश्न आपको अराइज होंगे। ठीक है, इतना ऊपर से नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखिए, हाँ और नहीं के बाद में जैसे कहीं पे हाँ या नहीं दोनों में ऑप्शन करना या चूज करना या बताना है, तो वहाँ पर होता है नहीं मैं नहीं चल सकता हूँ, नहीं मैं नहीं चल सकता हूँ, हाँ तुम जाना चाहो तो चले जाओ, हाँ तुम जाना चाहो तो चले जाओ। तो नहीं जहाँ पे है हाँ है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को प्रयोग करते हैं, किसका, अल्पविराम का। ठीक है, उपाधियों के अलगाव, कैसे उपाधियों के अलगाव में जैसे होता है ना BA MA PhD, ये तमाम चीज़ें, तो यहाँ पे हम उपाधियों के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ बता सकते हैं। आगे चलें, क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है, मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात है अर्धविराम की। अर्धविराम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में उसको हम सेमीकोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमीकोलन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अर्धविराम ये जानते हैं, अल्पविराम से अपेक्षा या अल्पविराम के बजाय या अल्पविराम के सापेक्ष में कह सकते हैं कि अल्पविराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए जब हमें रुकना रहता है तो वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात? जब भी हम पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आप ये भी डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। मैंने आपको सही तरीके से एक सही डेफिनेशन बताई। क्या लिख सकते हैं कि जब भी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम समय के लिए, कम देर के लिए रुकना पड़ता है तो वहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आकाश में काले काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। आकाश में अचानक ही काले काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। इस तरह से आप बहुत कुछ बता सकते, जैसे आप बता सकते हैं कि राम बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया। ठीक है, अपनी गाड़ी उठाई और स्कूल चला गया। क्या है कि राम बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया और अपनी गाड़ी उठाया और स्कूल चला गया। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कैसे करेंगे, जैसे राम बाजार गया तो वहाँ पे आप लगाएंगे फिर यहाँ पे अर्धविराम। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, नहाया और नाश्ता किया, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अपनी गाड़ी उठाई और स्कूल चला गया, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अर्धविराम प्रयोग किया और लास्ट में एक पूर्ण विराम। तो एक वाक्य में 3 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया उचित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, चलिए विराम चिन्ह का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं कि अर्थ जो वाक्य है उसका अर्थ निकले, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। इस बात को हमको ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ने का जो लहजा होता है, अगर आप गलत विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वो लहजा और अर्थ दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आप जान रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। चलिए देखते हैं क्या है इनके बारे में। यहाँ पर दिया गया है, जिस वाक्य में प्रश्न करने या पूछने का बोध होता है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न करने या पूछने का बोध होता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनसे ये लगता है, ऐसा बोध होता है, जाहिर होता है, भाव प्रकट होता है कि हमसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कि किसी और से कोई प्रश्न किया जा रहा है, जो बात चल रही वहाँ पे प्रश्न का भाव है, ऐसे जब आपको प्रतीत हो लगे तो आप समझ लेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग होगा या वाक्य है। ठीक है, जैसे वह कौन है, यहाँ पे पूछा गया वह कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज किया गया है। ठीक है, विक्रम के पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयोग किया गया है। ठीक है, अक्सर होता है ना कि आप सब अंदर कहीं आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, फैमिली में बात चल रही है और कोई गेट को नॉक किया, तो एक बंदा उठ के गया, फिर चारों पूछते कौन है
कौन आया है, ऐसा पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, मेनली पूछा जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, ऐसे आप बता, क्या आप जा रही हैं, क्या आप जा रही हैं, क्या से स्टार्टिंग होने वाले जो लगभग प्रयोग होते हैं प्रयोग में वाक्य के, वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको ये आए कि आप इसके बारे में, जैसे आपको पूछे कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? सभी लोग एक एक डिफिनेशन लेके बताइएगा। मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे आपको प्रश्न आता है कि प्रश्नवाचक, तो आप ये कह सकते हैं कि जब वाक्य में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राकेश इंदौर कब जा रहा है, पूर्णिमा कहाँ जा रही है, कृति क्या पढ़ रही है, पंकित कब लौट कर आएगा, यही सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया प्रश्नवाचक के बारे में, आपने उसे क्यों बुलाया है, वो यहाँ क्यों आया है, क्या वह खा रहा है, ऐसे बहुत सारे आपको प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए उदाहरण देखने को मिलेंगे और लिखना भी होगा। आता है एक बात, अगर मैं हमेशा हर बात में क्लियर चीज़ बताती हूँ, अगर अच्छा आंसर राइट करना है तो उसका मतलब सिर्फ हमेशा अच्छी राइटिंग से ही नहीं हो जाएगा, आपको कुछ यूनिक तरीके से लिखना होगा। अगर आपको आता है कि प्रश्नवाचक विराम चिन्ह क्या होता है तो आप लिखिए, तो आप लिखेंगे तो ये वहाँ पे मेंशन किया हो क्वेश्चन में कि नहीं उदाहरण लिखिए, लेकिन आप अपने आप से 2 उदाहरण वहाँ पे ज़रूर लिख कर आइएगा, चाहे किसी भी चीज़ का टॉपिक पूछा गया हो, ठीक है। चलिए आगे चले, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम विराम चिन्ह देख रहे हैं, आज विराम चिन्ह खत्म कर लेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। विराम चिन्ह से जितना प्रश्न आए आप सब अच्छे तरीके से इसको कर लें, ठीक है। विस्मयादिबोधक, यहाँ पे आप चिन्ह देख सकते हैं, इंग्लिश में उसको एक्सक्लेमेशन का साइन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय यानी कि आश्चर्य की चीज़ें जो अलग सडन हो जाती हैं, खुशी है, हैप्पीनेस है, दुख है, कोई सैड की चीज़ है या पिटी की चीज़ है, घृणा है, करुणा है, शोक है, घृणा है, भय, हर्ष आदि भाव का बोध कराने वाले शब्द या वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, जैसे कोई फंक्शन पड़ा है या कुछ भी चीज़ें, अरे तुम कब आए, तो यही चीज़ें ऐसे पूछ, विस्मयादि में हर्ष की बात रहेगी, आश्चर्य की बात रहेगी, जैसे वाह कितना सुंदर इंद्रधनुष है, वो तो इंग्लिश में वाह निकल गया, वाह क्या सुंदर दृश्य है, तो आप क्या समझेंगे, देख सकते हैं ना वहाँ पे बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई, तो मतलब जैसे खुशी की कोई चीज़ है, आज तो मज़ा ही आ गया। काफ़ी जगह आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हे प्रभु अभिषेक को सद्बुद्धि दो, तो हे प्रभु के बाद इसका इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। अरे तुम पढ़ चुके, अरे तुम पढ़ चुके, ऐसा लोग बोल देते कटाक्ष के रूप में। वाह कितना सुंदर पोशाक है, तो ऐसे शब्दों के बाद में ऐसे जैसे वाह आया, अरे आया, हे प्रभु आया, तो वहाँ पे उनके बाद में हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिखा है, हे राम यह क्या हो गया, बोलते हैं ना लोग, हे राम ये क्या हो गया, तो वैसे यहाँ पे है, ठीक है। छी छी कितना गंदा है, आह कितना सुहाना मौसम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जगह पे अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? आइए जानते हैं, नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के बारे में चलिए जानते हैं कि क्या होता है उद्धरण चिन्ह, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश, ठीक है। किसी महत्वपूर्ण कथन को ज्यों का तो, मतलब हु बहू, टू कॉपी, डुप्लीकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट जो होता है वही चीज़ यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। कोई बात अगर कही गई उसको हूबहू लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है तो वहाँ पे हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अल्प विराम का। उसके बाद यहाँ पे आपको उद्धरण का प्रयोग हुआ, यहाँ पे आपको जो है पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 3 विराम चिन्ह का प्रयोग करके एक वाक्य कंप्लीट किया गया। तो महावीर ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है। फिर आइए जानते हैं गांधी ने क्या कहा। गांधी ने कहा हमेशा सत्य बोलो। गांधी जी ने क्या कहा है कि हमेशा सत्य बोलो, ठीक है। इसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आइए कुछ और बातें इनके बारे में ये भी जान लेते हैं कि क्या बात कही जा रही है। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 होता है। एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। सिंगल वाले को हम इकरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह को हम यहाँ पे देखिए 2-2 बना हुआ है, यहाँ पे 1-1 सिंगल बना हुआ है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह ने आपको क्लियर बताया कि उद्धरण चिन्ह क्या होता है। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 2 प्रकार का होता है, एक सिंगल और एक डबल। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए
अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आप यहाँ पे देख सकते हैं, डैश भी कहते हैं इसको, ठीक है। मैंने आपको ई एन डैश और ई एम डैश इंग्लिश ग्रामर में बताया था। यहाँ पर है योजक, ठीक है। अब योजक से क्या मतलब है, इनको जानते हैं, काफ़ी बढ़िया है। हिंदी में दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया। बहुत साधारण सी बात बताई जा रही है, आपसे प्रयोग पूछ लेगा। कभी कभी प्रयोग भी आ जाता है कि अल्पविराम का प्रयोग कहाँ होता है, अर्ध का कहाँ होता है, विस्मयार्थ का कहाँ होता है, योजक का कहाँ होता है, हंसपद का कहाँ होता है, लाघव का कहाँ होता है। इस बात को लिखने को दो दो तीन तीन लाइन आ जाएगा। देख लीजिए, आपका जो ये टेस्ट होगा उसमें ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पे योजक चिन्ह क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बात बताई जा रही है कि हिंदी में दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। दो अलग अलग शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो हम वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता और पिता, तो बीच में प्रयोग हुआ है। पाप और पुण्य, बीच में प्रयोग हुआ है। पढ़ना और लिखना, बीच में प्रयोग हुआ है। स्वर्ग नरक, बीच में प्रयोग हुआ। गिनना या गिराना इत्यादि, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, दूर दूर, पास पास आदि, ठीक है। अब और कुछ बातें हैं, ये भी देख लेते हैं। चलिए, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वाली चीज़ मैं जिसमें आपको पॉइंटेड करके दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बनता है। अब क्या कहा गया है, तत्पुरुष और द्वंद्व समास दोनों पदों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तत्पुरुष और द्वंद्व समास, जैसे गीता संगीता, माता पिता, खरा खोटा, तो यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग हो रहा है, आप देख सकते हैं। मध्य के अर्थ में, जब कभी बात जो है मध्य के अर्थ मतलब मिलता जुलता अर्थ, जैसे यहाँ पे क्या है, कालका हावड़ा मेल, ये ट्रेन का नाम है ना, तो कालका, फिर आप देख सकते हैं डैश, मतलब वही योजक चिन्ह, फिर हावड़ा, फिर देख सकते हैं। तो ये मध्य के अर्थ, जहाँ पी मतलब एक हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, उसी टाइप से। तो यहाँ पे क्या है, कालका हावड़ा मेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य में इनका प्रयोग हुआ है। दो हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, तुलना सूचक सासी से पहले, जैसे तुलना आपको की जाए, तुम सा, मीरा सा, भक्त, सासी से, जहाँ पे ऐसा लगभग लिखा हो तो वहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत गलती हो जाएगी आप सभी से अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो। इसीलिए मैंने इसको की पॉइंट के रूप में पतला मतलब पिन, यहाँ पे 4 पिन करके लिया हुआ है, ताकि आपको एक बात पॉइंटेड रहे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर दी गई हैं, कैसे आपको विराम चिन्ह से प्रश्न आ जाएगा और आपको ईजिली करना होगा, ठीक है। विभिन्न शब्द युग्मों में जो जोड़े के शब्द अलग अलग रहते थे, भीड़ भाड़, डर वर, पानी वानी, ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं किसका, योजक चिन्ह का। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या है, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम में लिखने के लिए किया जाता है। कोई वाक्य है, ठीक है, एक मेन वाक्य की जो उससे रिलेटेड संबंधित जो वाक्य है या बात है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के आगे कई बातें जो क्रम में लिखने में है, क्रम में है, उनको लिखने के लिए किया है। जैसे हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे मुख्य है गंगा, तो यहाँ पे देखिए प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयोग किया गया है, तो ये किसका चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग। या विवरण चिन्ह के बारे में आप ये बता सकते हैं, जब किसी कथन को, जब किसी कही गई बात को विस्तृत रूप से व्यक्त करना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्तृत मतलब बहुत ही व्यापक तरीके से ढंग से बताने का तरीका होता है, तो वहाँ पे हम विवरण चिन्ह का उचित तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट है हंस पद चिन्ह। क्या है, हंस पद, आप सिंबल देख सकते हैं इनका, ध्यान रखिएगा कोई भूलेगा नहीं, प्रश्न आता है। क्या है, कुछ लिखे शब्द अक्सर हमसे कोई ना कोई शब्द या वाक्यांश, जब हम कभी जैसे वो लिख रहे ऐसे लिख रहे हैं या हम कुछ भी लिख रहे हैं, डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि कभी आप चैटिंग भी करते हैं तो बीच में आप बोल तो रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लिखना आप भूल जाते हैं, छूट जाता है, ऐसा होता है अक्सर। तो कुछ लिखते समय अक्सर हमसे कोई ना कोई शब्द या वाक्यांश छूट ही जाता है। हंस चिन्ह का प्रयोग करके हम उस छूटे वाक्य या शब्द या वाक्यांश को उसी जगह पर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसी चिन्ह बना दिया, अगर कोई शब्द बीच में बहुत सारी नॉवेल्स, निबंध, किताब, गद्य, पद सब में छूट जाता है, तो इसीलिए इनको बनाया गया कि अगर आपका कोई शब्द छूट जा रहा है तो आप वहाँ पे हंस पद का प्रयोग करके उस शब्द को वहाँ पर लिख सकते हो। जैसे राम गया, अब यहाँ पे कुछ छूटा है, राम गया, तो यहाँ पे है राम चला गया। सीता लाई, सीता क्या लाई, सीता खीर लाई। तो यहाँ पे देखिए प्रयोग किया गया है बहुत सिंपल से तरीके से। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम विवरण चिन्ह पढ़ रहे थे, क्या सॉरी हंस पद चिन्ह पढ़ रहे थे। आप क्या लिख सकते हैं कि वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो हम हंस पद चिन्ह को लगाकर उस छूटे हुए शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है। हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक।
कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलें। अब बात आ जाती है लाघव चिन्ह की। लाघव चिन्ह को इंग्लिश में एब्रीविएशन भी कहते हैं, एब्रीविएशन सिंबल कहते हैं। लाघव चिन्ह या संक्षेप संक्षेप सूचक चिन्ह, आपको इस चिन्ह देख सकते हैं, दोनों के नाम से आपको मिल जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही है, ठीक है। किसी शब्द को, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग, कोई बड़ी उपाधि है, ठीक है, बड़ा नाम है, बड़ा शब्द है, उसको छोटे रूप कर देने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या आप ये कह सकते हैं किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया था उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं। पंडित का संक्षेप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है, पाप ऊपर बिंदी, पंडित के लिए। फिर डॉक्टर के लिए आप देख सकते हैं इस तरह, उत्तर प्रदेश के लिए इस तरह, ठीक है। एमए हो गया, बीए हो गया, प्रोफेसर हो गया, ऐसे बहुत सारे से जो है उपाधियां हैं या नाम है जिनको बड़े बड़े हैं, इनको छोटे रूप में संक्षेप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, अगर होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, चैट बॉक्स में नहीं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लोप सूचक चिन्ह। यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया गया है? नेक्स्ट बताया गया है लोप सूचक चिन्ह। आप चिन्ह देख सकते हैं, ठीक है। अब लोक सूचक चिन्ह में क्या बात कही गई? जब किसी कथन को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उस कथन के अंत में लोप सूचक चिन्ह लगाया, कभी कभी अप्रॉक्स के लिए लिख दिया जाता है, या कोई चीज़ छूट गई है, नहीं पता है, या उसके आगे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करें। जैसे आप देख सकते हैं लोप सूचक चिन्ह में डॉट 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 भी दिया गया और प्लस 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 भी दिया गया है, ठीक है। प्लस प्लस भी लगा देखने को मिल जाएगा और आपको डॉट 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 भी मिल जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लोप सूचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक और होता है, मैंने लेना भूल गई, समता सूचक चिन्ह होता है, समता मूलक चिन्ह भी होता है, ठीक है। जो इज इक्वल टू वाला सिंबल होता है, इक्वल का सिंबल इंग्लिश में होता है, वो हिंदी ग्रामर में उसको समता सूचक चिन्ह कहते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ लिखते हैं हम, अर्थ लिखते समय जो है हम, जब किसी शब्द का हमको अर्थ लिखना है, जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं, जैसे ललित, ठीक है, क्या है? ललित है, ललित एक शब्द दिया, तो आप इसका अर्थ बताएंगे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे तो लिखेंगे सुंदर। ललित का मतलब क्या होता है? सुंदर। तो यहाँ पे प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया? तो समता सूचक चिन्ह, समता मूलक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पे छूट गया था, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया कि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? आज हमने क्या पढ़ा? हमने विराम चिन्ह को पढ़ा। पूरा जितना विराम चिन्ह था मैंने आपको जो है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, निर्देशक और उद्धरण के बारे में, और योजक है, विवरण है, कोष्ठक है। मैंने कोष्ठक, अच्छा कोष्ठक भी नहीं, कोष्ठक तो आपको पता है ना, जैसे विकल्प दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? विकल्प वगैरह दिखाने के लिए, क्रम सूचांक, क्रम सूचक जो अंक होते हैं उनको बताने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। लाघव बताया, हंसपद बताया और समता मूलक बताया, काफ़ी सारा मैंने आपको बता दिया। सबका चिन्ह याद रखिएगा, कहाँ पे किनका प्रयोग होगा, उनके उदाहरण को याद रखिएगा। आपको परिभाषा भी आएगी, उदाहरण भी लिखने को आएगा, इस बात को सभी ध्यान रखेंगे कि कैसा प्रश्न अराइज होगा, ठीक है। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। जब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना रहेगा तो आप सभी का आंसर मुझे चाहिए। उम्मीद है कि जितने लोगों ने अभी तक आंसर किया है, मैंने आपको आंसर दिए हैं, आज और ज़्यादा बच्चे सभी लोग कमेंट करेंगे, इससे आपका प्रॉफिट होगा, आपको चीज़ें रिवाइज रहेगी, एक आइडिया लगेगा कैसा प्रश्न आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग? दो अलग अलग शब्दों के बीच, दो अलग शब्द दिए गए हैं, उसके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है तो वो बताना। योजक का, विस्मयादि का, अल्प का और अर्ध का, चार ऑप्शन दिया है, आंसर आपको मुझे कमेंट करते हुए बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे उपवाक्यों के बीच में जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? क्या बोल रहा है कि ऐसे उपवाक्य हैं, दो अलग अलग क्लॉजेज हैं इंग्लिश ग्रामर, दो वाक्यों के बीच में परस्पर एक संबंध बताने के लिए, दोनों के बीच में रिश्ता बताने के लिए, दिखाने के लिए, संबोधित करने के लिए होता है, वो स्वतंत्र लगता है कि वो स्वतंत्र वाक्य हैं, तो वहाँ पर किस चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे? पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा अल्पविराम और चौथा है निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ पे ये दो रहा दूसरा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, देखिए आप सब, तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम समय के लिए रुकना पड़ता है, कम रुकना पड़ता है, वह उपयुक्त तो क्या होता है? पूर्ण होता है, पूर्ण अर्ध होता है, अल्प होता है कि सभी होता है? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने अभी आपको रिसेंट में ऊपर ही पढ़ाया बताया, तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। फोर्थ देखिए, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है, कौन सा विराम चिन्ह होता है? जो प्रश्नवाचक जो वाक्य है और विस्मयादिबोधक जो वाक्य उसको छोड़कर बाकी सभी में प्रयोग होता है। तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम,
पूर्ण विराम, अर्ध विराम और उद्धरण चिन्ह और विवरण चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना होगा राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए 5th क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर। जब से हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंक जैसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का प्रयोग आरंभ हुआ है, तब इसे आई के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, तब आई के स्थान पर आप किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप अर्ध विराम का, अल्प विराम का, विस्मयादि का या फुल स्टॉप का, ये भी आपको मुझे आंसर करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गलती कोई भी नहीं करेगा, सिंगल वन गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विराम चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पे आपको विराम चिन्ह की आपके इस तरह के प्रश्न आपके डीले में भी बहुत देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे आपको विराम चिन्ह दे दिया है और पूछ रहा है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, अर्ध है कि पूर्ण है कि अल्प है कि हंस है, तो बताना होगा आपको कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, 7th देखिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, उदाहरण के लिए, बड़े अंश को छोटे रूप में लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो आपको बताना होगा राइट आंसर 7th का क्या होगा। स्क्रीन पर आपको चारों ऑप्शन अवेलेबल है। 8th देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि कब किया जाता है, क्रम संख्या दिखाने के लिए, वाक्य की त्रुटि को बताने के लिए, बात को जो कत्यों के लिए, कि वाक्य में विषय की सूचना देने के लिए। 4 ऑप्शन दिया, क्या बेस्ट होगा आप मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, 9th देखिए कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित करता है। कोष्टक में यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया, ये कौन सा चिन्ह है यही आपसे पूछ रहा है। विवरण है, लाघव है, योजक है, लोप निर्देशक है। 4 ऑप्शन दिया है, 9th का कौन सा करेक्ट होगा ये आपको मुझे आंसर करना होगा। आगे चलते हैं, कोष्टक में दिया गया चिन्ह कौन सा, यहाँ पे आपको चिन्ह दिया है कौन सा, योजक है, लाघव है, निर्देशक है, हंसपद या त्रुटिपूर्णक चिन्ह है। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे शेयर किए, बताए, समझाए, पूरी डिटेल में सब कुछ बताया, दिखाया। नोट्स भी आपको दे दूंगी, परेशान कोई नहीं होगा। ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो होपफुली आपने विराम चिन्ह पढ़ लिया मुझसे और क्वेश्चंस भी आपको आंसर करने को मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा या आप नहीं कर, अभी मैंने सब पढ़ाया है और जो चीज़ें पढ़ाई उसी तरह का मैंने प्रश्न दिया है। तो आंसर मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे करते हैं उससे ज़्यादा बच्चे मेरा आंसर आज करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपसे सबसे, आप सभी से एक सिंगल रिक्वेस्ट है कि क्लास को डेली लेने आइए। रिजल्ट आपको अब जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो परेशान नहीं होइए। और रिजल्ट जैसे ही आएगा, सारा काम फटाफट होगा, तब आप मुझे परेशान करेंगे कि मैम जल्दी जल्दी करवाइए, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रीज़न। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग क्लास को अटेंड करिए, नंबर ऑफ व्यूज़र्स बढ़ाइए, क्लास को शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो पूछिए, रिवाइज करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, होपफुली ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी, सभी को समझ में आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, समझ में आया है, कुछ आपको यूज़फुल लगा है कि क्लास में कुछ दमदार चीज़ें थी, आपको समझ में आया, ज्ञान मिला, तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।